हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए देखते हैं 25 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स। और यहाँ जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किस संगठन के द्वारा नेपच्यून स्ट्राइक 22 नौ सैनिक अभ्यास करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए यूरोपीय यूनियन, सार्क, नाटो, क्वाड। तो इसका सही आंसर है नाटो। नाटो के द्वारा जो है वो भूमध्य सागर में ये नेवी एक्सरसाइज किया जाएगा। अगर बात करें नाटो की, तो नाटो की स्थापना जो है वो 1949 में हुई थी और अभी इसके जो है टोटल 30 मेंबर है और जो 30वां मेंबर है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो इसका 30वां मेंबर बना है। इसके अलावा अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। आपको ये बताना है कि और किसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है। कल हम लोगों ने देखा था यूरोपीय यूनियन, उसका हेडक्वार्टर भी जो है वो ब्रुसेल्स में ही था और साथ ही यूरोपीय यूनियन का जो पार्लियामेंट था वो भी ब्रुसेल्स में ही स्थित है। अगर बात करें नेपच्यून 22 एक्सरसाइज की, तो ये भूमध्य सागर में होगा। ये लोकेशन हो गया। अगर इसे देखें तो ये इधर अटलांटिक ओशियन है और ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो यहाँ जो है ये एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाएगा नाटो कंट्री के द्वारा। और यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग जो है रूस के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं ताकि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करे, इसलिए नाटो के द्वारा ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य यही है कि नाटो जो है वो समुद्री क्षमताओं का अपना प्रदर्शन करे और परीक्षण करे। अगला प्रश्न है, प्लांट एंड मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, दिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन और नीरज चोपड़ा। देखिए ये जो कंपनी है अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये आपको जो है नॉनवेज अगर आप नहीं खाते तो आपके लिए वरदान साबित होगा क्योंकि नॉनवेज का टेस्ट जो ये वेज के फॉर्म में दे रहा है, ऐसा वो प्रोसेसिंग के द्वारा कर रहा है। और इनका कहना ही है गुड फॉर एनिमल्स और जीवन बचाओ खाद बचाओ, तो इस तरीके का इनका। और इसी को ब्रांड करने के लिए इन्होंने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं अगर बात करें नीरज चोपड़ा की, तो ये टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता है। इनका जो संबंध था वो जैवलिन थ्रो से था। जैवलिन थ्रो में इन्होंने जो है वो 87.58 मीटर अपनी जैवलिन का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो ये जो कंपनी है वो इंडिया के अलावा कनाडा, सिंगापुर, नेपाल और भी कई सारे देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती है, साथ ही ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। ये नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड वो है। अगला प्रश्न है, सैयद नबी बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? देखिए अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे गेम होते हैं, जैसे महिला एकल हो गया, पुरुष एकल हो गया, मिश्रित युगल हो गया, उस तरीके के। तो यहाँ जो महिला एकल पूछा जा रहा है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता है। और जो पुरुष युगल है उसका खिताब जो है वो तनीषा क्राफ्टो ने जीता है। साथ ही इनके साथ जो है वो है ईशान भटनागर और तनीषा क्राफ्टो ने ये खिताब जीता है। और इन्होंने जो अपने इंडियन प्लेयर को ही हराया था। और पीवी सिंधु ने भी जो है वो इंडियन प्लेयर मालविका बसोड़ा को हराकर ये खिताब जीता है। अगर बात करें इसके आयोजन की, तो यह जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया था, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो याद रखना। इसका जो पुरुष एकल का खिताब था वो 9 मैच हुआ था क्योंकि जो फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी थे उसमें एक जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसके कारण जो ये मैच रद्द कर दिया गया था। नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शिंजो आबे, बेंजामिन नेतन्याहू, बराक ओबामा या बान की मून। इसका सही आंसर है शिंजो आबे। शिंजो आबे जो है ये जापान के पूर्व पीएम है और इन्हें जो है ये प्राइज दिया गया है। आपको याद होगा 2021 में जो है इन्हें भारत का जो दूसरा सबसे
सर्वश्रेष्ठ प्राइज है अर्थात पद्म विभूषण वो भी इन्हें दिया गया था, शिंजो आबे को। शिंजो आबे को इसलिए दिया गया कि क्योंकि ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस के एक बहुत ही बड़े फैन थे और हाल फिलहाल में ही जो सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती मनाया गया 23 जनवरी को, और इसी दिन जो है वो पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। आपको मैंने कल बताया था कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो इनके जन्म दिवस पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है, जय हिंद विश्वविद्यालय। तो कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? तो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट कर रही है, ममता बनर्जी की। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? देखिए इसमें जो टोटल 7 प्राइज दिए गए हैं, लेकिन जो मेन है एक है संस्था के रूप में किसको मिला है और दूसरा व्यक्तिगत रूप में। तो संस्था के रूप में जो है वो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, वो सबसे अच्छा कार्य करने वाली संस्था है। वहीं प्रोफेसर विनोद शर्मा को जो व्यक्तिगत श्रेणी में यह प्राइज दिया गया। अगर बात करें प्रोफेसर विनोद शर्मा की तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के एक प्रोफेसर है, साथ ही सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष भी है। और इन्होंने जो है कैसे डिजास्टर को वो कम किया जाए उसके लिए इन्होंने एक थ्योरी दिया था, डिजास्टर से रिलेटेड एक थ्योरी था। अगला प्रश्न है किस वर्ष से प्रत्येक 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। पहले तो आपको ये मालूम चाहिए कब मनाया जा रहा है, तो 24 जनवरी को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और ये कब से इसकी शुरुआत हुई? तो देखिए 2018 में यूएनओ ने ये पास किया था दिसंबर में, और 2019 से इसकी शुरुआत हुई है, अर्थात 24 जनवरी 2019 को ये पहली बार मनाया गया था। ऐसी जो मनाने वाली संस्था है वो यूनेस्को है। तो अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है कि इसे मनाने का कार्य किसके अंदर किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। और इस बार का जो थीम है वो है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, अर्थात कोर्स को चेंज करके एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना, ये इस बार का थीम है। इसी से रिलेटेड फैक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, इसका ये थीम हो गया। एक और दिवस जो है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये जो मनाया जा रहा है वो 2008 में पहली बार मनाया गया था, और किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए 24 जनवरी को ही जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया गया था 1966 को। 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी ने पीएम के रूप में शपथ लिया था। उसी की याद में 24 जनवरी को यह डे मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये आपको याद रखना है क्यों मनाया जाता है और किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इस बार जो है इसका थीम अभी तक घोषित नहीं किया गया है कि इसका थीम क्या होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 15, 25, 29 या 35। तो इसका सही आंसर है 29। 29 बच्चे को जो है इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर में ही दिया जाता है, अर्थात इसका जो मिनिस्ट्री है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। इस बार की खासियत यह है कि जो 29 बच्चों को इस बार दिया जा रहा है प्राइज, उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्चुअली इसमें क्या है कि 1 लाख रुपए का प्राइज मिलता है, साथ में एक प्रमाण पत्र मिलता है। तो ये प्रमाण पत्र जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उन्हें दिया जाएगा, और वो उन्हें डिजिटल रूप में उनका जो एक अकाउंट होगा या उस टाइप का जो प्रोफाइल होगा वहां पे उन्हें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो पहली बार इस टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है वो सर्टिफिकेट देने के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कौन सा पुरस्कार जो है हाल ही में प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके दिया गया है। अच्छा, एक और प्रश्न ये बनता है कि जो टोटल 29 बच्चे हैं उसमें कितनी महिला गर्ल्स चाइल्ड को ये दिया गया है? तो वो टोटल 14 लड़कियों को दिया गया है, 14 गर्ल्स को दिया गया है और 15 बॉयज को ये अवार्ड दिया गया है।
ठीक है। इसी से रिलेटेड और भी फैक्ट है कि ये जो प्राइज है वो 5 से 18 वर्ष के युवा को ही दिया जाता है, अर्थात एक एज क्राइटेरिया है कि वो 5 वर्ष से ऊपर 18 वर्ष से कम का हो। और कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। देखिए ये जो प्राइज है नाम में प्रधानमंत्री लगा हुआ है, लेकिन जो प्राइज देने का काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण कहां किया? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, थुम्बा या महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर है महेंद्रगिरी। इसरो ने जो है वो विकास इंजन का परीक्षण किया है महेंद्रगिरी में। और विकास इंजन एक तरीके का क्रायोजेनिक इंजन है। ये क्रायोजेनिक इंजन ही जो है वो गगनयान, जो हम लोग मानवयुक्त गगनयान छोड़ने वाले हैं उसमें प्रयुक्त होगा। और ये मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन है जिसका प्रयोग भारत इसरो कर रहा है और वो सफल रहा है। वहीं अगर बात करें इसरो की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसका स्थापना 15 अगस्त 1959 को हुआ था। और हाल ही में जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ बने हैं। किनके जगह पे? आपको कमेंट में बताना है कि किनके जगह पे डॉक्टर एस सोमनाथ जो है वो इसरो के हेड बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल अर्थात इंडियन आर्म्ड फोर्स ने एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए किस देश की रक्षा कंपनी साब के साथ समझौता किया? ऑप्शन है रूस, इजराइल, अमेरिकी या स्वीडिश। तो इसका सही आंसर है स्वीडिश कंपनी है साब, यह स्वीडिश कंपनी है। और इस तरीके का ये जो है वो एंटी आर्मर हथियार वो प्रोवाइड करवाएगा। एक्चुअली ये क्या है कि एक छोटा सा आपका एंटी टैंक मिसाइल है जो कि आप कहीं भी लेके चल सकते हैं, मतलब कि सेना कहीं भी लेके चल सकती है, इसलिए इसे बनाया गया। और इसका यूज जो है वो इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स दोनों करेगी। आप देख सकते हैं उसका एक छोटा सा लोगो है। अगला प्रश्न है, एबीसीजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसे जारी करने वाला जो है वो राज्य बना है कर्नाटक। एक्चुअली ये है क्या? तो ये है एबीसीजी का मतलब हो गया एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। मतलब एक प्रकार का ये डिजिटल मीडिया का हब बना है और जहाँ की आपको वीडियो गेमिंग रिकॉर्ड किया जाएगा, कॉमिक्स बनाए जाएंगे 3D के, मतलब एक तरीके का एक मार्केट डेवलप हो रहा है फ्यूचर के लिए जो कि हाई टेक्नोलॉजी पे बेस होगा। और ये जो इंडिया का तो पहला है ही, एशिया का सबसे बड़ा ये केंद्र होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला है, ऑपरेशन स्नो लिपर्ड का संबंध किससे है? तेंदुए के संरक्षण से, तेंदुए से लोगों को बचाने के लिए या सीमा सुरक्षा बल से या तेंदुए को रूस में से लाने के लिए, अर्थात रूस से लाने के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सीमा सुरक्षा से। ऑपरेशन स्नो लिपर्ड जो है वो जो हमारे इंडियन आर्मी है उनके द्वारा किया गया गलवान घाटी में। गलवान घाटी में जब चाइना जो है झड़प हुआ था चाइना से, उसके बाद चाइना को वापस उसके यथास्थिति पे पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन स्नो लिपर्ड शुरू किया था, जो आज भी जो है चालू है। मतलब ये इसलिए अभी चर्चा में है क्योंकि हमारे जो उत्तरी कमांड के कमांडर हैं उन्होंने बोला है कि ये अभी भी चालू रहेगा जब तक कि चाइना अपनी पूर्व स्थिति पे नहीं पहुंच जाता। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का संबंध किससे है? तो वो चाइना को अपने यथास्थिति पे भेजने के अर्थात सीमा सुरक्षा से। इसी तरीके का एक जो है हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा नामक चलाया गया था अभियान। तो आपको बताना है कि ये अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, मतलब कौन से सिक्योरिटी फोर्स थे जिनके द्वारा चलाया गया था। एक और न्यूज है, भारत की पहली महिला यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन से किसे नवाजा गया है? तो ये जो है वो है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली को जो है यूएनडीपी के द्वारा एक क्लाइमेट चैंपियन के रूप में अपने एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और ये भारत की पहली ऐसी बनी है।
ये जो है वो एक यूट्यूबर है और इनका जो काम था वो था जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पे मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, बालिका शिक्षा, इन सब के प्रति जो है ये बात करते थे। तो इन्हीं को ये जो सोशल एक्टिविटी है इसी को देखते हुए इन्हें अब यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और जो प्रोग्राम है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब ये जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे टॉपिक के ऊपर भी लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा इन्हें जो है यूट्यूब का जो क्रिएटर फॉर चेंज है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये था इनसे रिलेटेड फैक्ट और ये थे आज के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो जो है ज्यादा लेट से आया है, कोशिश होगा कल से जो है मॉर्निंग में ही आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।